हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। यहाँ हम मिल रहे हैं क्लास 12 के लिए और जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे, दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू योर पार्टनरशिप अकाउंटिंग। एंड हम लोगों ने रिजोल्यूशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अबाउट रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। उसके बिल्कुल माइन्यूट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है इन द प्रीवियस वीडियो। एंड आज हम अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक? दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, या जिसको हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। हर बड़े क्वेश्चन का ये पार्ट होने ही वाला है। इनफैक्ट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके ऊपर बेस्ड अलग से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विद यू नाउ। हियर इज माई स्क्रीन एंड मैं अपने आप को थोड़ा सा बड़ा कर लूं। बड़ी छोटी छोटी सी लग रही हो यहाँ पे, ताकि आपको मैं भी दिखती रहूं, मैं क्या बोल रही हूँ आप उसको भी देख पाए। ओके, चलिए। तो यहाँ पर है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज। तो पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, मैं आपको एक एक केस यहाँ पर उठा करके दिखाते जाऊंगी और मैं आपको एंट्रीज एक्सप्लेन करते जाऊंगी। ठीक है, उसके बाद कुछ इलिस्ट्रेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो यहाँ से है मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे साथ साथ जब समझ रहे हैं उसके साथ साथ अपना एक नोटबुक लेके बैठिए और ये सब नोट करते जाइए। वैसे तो आपको ये सारा कुछ अपनी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। PS गिरवाल सर की बुक का या फिर DK गोयल सर की बुक, जिस भी बुक का आप फॉलो करते हैं वहां पर ये मिल जाएगा। इन केस यू वांट एवरीथिंग इन द कंडेंस फॉर्म एट वन प्लेस, देन यू कैन डाउनलोड माय ऐप कृष्णास क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड वहां से अंडर फ्री स्टडी रिसोर्सेज आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आज बात कर रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पहले समझ ले कि होते किस लिए। देखिए, जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के होने का एक रीजन ये है कि जो फर्म है, ये फर्म क्या हो रही है, फर्म जो है डिसॉल्व हो रही है। फर्म अगर डिसॉल्व हो रही है तो क्या होगा, फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम में सर्टेन एसेट्स विल बी सोल्ड ऑफ एंड लायबिलिटीज विल बी पेड ऑफ। जब एसेट को सेल करेंगे, अब बड़ी बड़ी एसेट्स होती हैं जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इनके लिए रेडीली कोई बायर क्या मार्केट में अवेलेबल होगा? आंसर इज नो। कोई भी बायर रेडीली इसके लिए अवेलेबल नहीं होगा। वील हैव टू फाइंड इट आउट, एंड उसके लिए हो सकता है हमको बीच में किसी मिडिल मैन की जरूरत पड़े, उनका ब्रोकरेज कमीशन वगैरह देना पड़े, कोई एडवर्टीजमेंट निकालना पड़े, कोई ऑक्शन टाइप ऑफ थिंग करने पड़े। तो इस सब के लिए कुछ खर्चे होते हैं, इनको बोला जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, इसके बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि ये एक्सपेंसेस या तो फर्म पे करेगी या फर्म ने किसी पार्टनर को असाइन किया हो सकता है डिसोल्यूशन का सारा वर्क कैरी आउट करने के लिए, एंड उसी पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन एक्सपेंसेस को पे करने की। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर पे कर दे फर्म की बिहाफ पे, लेटर ऑन फर्म उसको रीइंबर्स कर दे। इस तरीके के कुछ कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन में एक एक करके हम सारे देखते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब कि एक सिंपल लाइन क्वेश्चन में लिखी हुई है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस सो एंड सो, एक अमाउंट लिखा हुआ है, द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर 5000 रुपीज या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर whatever amount। ओके, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हमेशा जो हमारी अजम्पशन रहेगी वो ये होने वाली है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनिए, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म। ओके, तो जब फर्म के अकाउंट से पैसा जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी एंट्री होती है। एंड एंट्री क्या होती है, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये वाली एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। अब कैश अकाउंट खोलना है कि बैंक अकाउंट खोलना है, जो भी आपके पास बैलेंसेस होंगे वो आपको देखना पड़ेगा। आपकी बैलेंस शीट में अगर कैश का बैलेंस दिया हुआ है तो आप कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, बैंक का बैलेंस दिया है तो बैंक को देंगे, और दोनों ही किए हुए हैं तो कोई भी एक अकाउंट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों किया, देखो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था, प्रीवियस क्लासेस में, कि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। इसमें जितने भी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होते हैं वो कहां पर जाते हैं, all those losses and expenses will go to the debit side। तो ये डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ओके, और हमने अज्यूम किया है, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में कि ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली फर्म ही बेयर करेगी। एंड फर्म कौन होती है, कलेक्टिवली ऑल द पार्टनर्स आर कॉल्ड फर्म। चलिए, नेक्स्ट है बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म। तभी भी वही एंट्री होगी जो ऊपर एंट्री पास करिए, है ना, ये बॉर्न एंड पेड। ए केस जो लिखा हुआ है वही एंट्री है। बी केस, अब बी केस क्या है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर
बॉर्न बाय द फर्म, फर्म को बेयर करना था लेकिन किसी एक पार्टनर ने पे कर दी। अगर किसी पार्टनर ने उसका पेमेंट किया है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या जिसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं इनका पेमेंट किया है, तो अंडरस्टैंड वन थिंग, वो पार्टनर फर्म के लिए कोई फेवर नहीं कर रहा है। उसने क्या किया है, अभी हाल फिलहाल के लिए टेम्परेरी पे कर दिया है, लेटर ऑन जब उसका फाइनल सेटलमेंट होगा तो उस समय फर्म उसको ये एक्सपेंसेस पे करने का रीएम्बर्समेंट कर देगी, मतलब उसके फाइनल सेटलमेंट में ये अमाउंट जुड़ जाएगा और उसे ज्यादा पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एंट्री क्या करें, फर्म के अकाउंट से तो पैसा नहीं जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा, ये बात तो बिल्कुल पक्की है क्योंकि सारे के सारे एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने पे किया है तो फर्म का बैंक अकाउंट ऑब्वियसली क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, हमें उस पार्टनर को उतने अमाउंट से क्रेडिटर बना देना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट हो गया डेबिट और कंसर्न पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री चली जाएगी, फिर हम क्रेडिट का टोटल करेंगे एंड उसमें से डेबिट माइनस करके जो अमाउंट बचता है दैट अमाउंट ओनली इज कॉल्ड फाइनल सेटलमेंट। उस फाइनल सेटलमेंट के टाइम में ये जुड़ गया अपने आप। ठीक है, तो फर्म के एक्सपेंसेस फर्म को बेयर करने थे लेकिन फर्म ने बेयर ना करके किसी पार्टनर ने बेयर करे हैं, इसीलिए हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को डेबिट तो कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, बट क्रेडिट में कैश या बैंक ना लिख करके हम उस कंसर्न पार्टनर का नाम लिख रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम जा रहे हैं केस नंबर सी की तरफ। व्हाट इज केस सी? केस सी जो है वो ये बोलता है, if firm pays a fixed amount to a partner towards realization expenses and actual expenses are borne by the partner। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ये डिसोल्यूशन का काम है, ये डिसोल्यूशन का काम थोड़ा लेंदी होता है। जैसे अभी तो आप एलिमेंट्री लेवल पे से पढ़ रहे हैं क्लास 12 में, आप आगे जाके किसी हायर स्टडीज में अगर यही चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे पीसीएल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक और मेथड होता है। ठीक है, अब वहां पर जैसे आपने सीए इंटरमीडिएट करने के लिए सोचा, कभी सीए करने के लिए सोचा, या फिर किसी भी प्रोफेशनल स्टडी को किया है और हायर स्टडीज में कभी पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ा, तो आपको पता चलेगा कि एक ही डेट पर सारी एसेट्स बिक जाए ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि आज मैंने मशीन बेची, आज मैंने बिल्डिंग बेची, नहीं, धीरे धीरे करके पैसा आता है और फिर धीरे धीरे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है टू द क्रेडिटर्स। तो अभी तो हमें वैसा नहीं पढ़ना, अभी तो हम यही अज्यूम करते हैं कि एक ही दिन सारी एसेट्स बिक गई और सारी की सारी लायबिलिटी सेटल हो गई, बाकी का बचा हुआ पैसा उठा करके पार्टनर्स को दे दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा आगे जब आप पढ़ेंगे हायर स्टडीज में। अभी हम लोग ये बोल रहे हैं कि सारा का सारा पेमेंट जो है वो हमने एक ही दिन में कर दिया, रिसीव भी कर लिया और एसेट्स को रियलाइज कर लिया और पेमेंट कर दिया। हम एक बात बताओ कि ये सब काम करने के लिए किसी ना किसी को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, बायर्स को ढूंढना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो फर्म क्या करती है, कई बार हो सकता है कि सारे के सारे पार्टनर जो है वो एक्टिव पार्टनर ना हो और वहां पर किसी एक पार्टनर को असाइन कर दिया जाए ये ड्यूटी कि भाई ये तुम्हारा काम है कि तुम ये सारे के सारे एक्सपेंसेस, जो सारा का सारा वर्क है, कैरी आउट करो डिसोल्यूशन का, और उसके लिए हम आपको एक फिक्स्ड रेम्यूनरेशन या कमीशन जिसको बोलते हैं वो दे देंगे। तो जब कोई फिक्स्ड रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो कभी कभी फर्म उसके साथ एक क्लॉज और लगा देती है कि ये अमाउंट हम दे रहे हैं, इसमें आपको आपका ये कमीशन है या आपका रेम्यूनरेशन है और इसी में हम डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस भी आपको दे रहे हैं। तो डिसोल्यूशन के जो रियल एक्सपेंसेस होंगे दैट इज टू बी बोर्न बाय द पार्टनर। अब देखो यहाँ पे ना दो तरीके की चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि फर्म ने किसी पार्टनर को 10,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन प्रॉमिस किया और एक्चुअल उसमें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड थे और एक्चुअल में डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस है 5,000 रुपीज। तो पार्टनर की तो बल्ले बल्ले हो गई है ना, 5,000 रुपए उसका कमीशन हो गया और 5,000 रुपए डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हो गए। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि उसको मिला था 10,000 रुपीज और डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस है वो आ गए 15,000 रुपए की, तो क्या ये पार्टनर दौड़ दौड़ के फर्म के पास आएगा और बोलेगा कि देखो मेरे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए, मुझे 5,000 ले लो? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। फर्म ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी है कि तुम्हें हम एज अ डिसोल्यूशन का हम रिप्रेजेंटेटिव बोलो या कुछ भी बोलो, हम तुम्हें असाइन कर रहे हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो खर्चे आएंगे वो तुम ही को बेयर करने हैं। तो अब ज्यादा आए चाहे कम आए वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैज टू मैनेज इट स्मार्टली सो दैट एक्सपेंसेस कम लेसर। अगर वो ज्यादा खर्चा कर देता है तो उसे अपनी पॉकेट से ही पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में कितने डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हुए इट इज इररिलेवेंट। आगे जाके हम एग्जांपल में भी देखेंगे। तो हमें क्या लिखना है अपनी बुक्स में, हम फर्म की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू राइट, वी आर गोइंग टू राइट कितना का रेम्यूनरेशन उस पार्टनर को पे किया गया। देखो तो एंट्री जो है ऊपर वाली एंट्री के जैसे सेम टू सेम यही एंट्री यहाँ पर आई है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट हमने इसको किस अमाउंट से लिखा है,
रेम्यूनरेशन, जितना हमने रेम्यूनरेशन पे किया है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी तो मैंने बोला था 10,000 का रेम्यूनरेशन, तो 10,000 रुपीज की यहाँ पर क्या होने वाली है, एंट्री होने वाली। एक्चुअल जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है वो 10,000 से कम हो ज्यादा हो, दैट इज इररिलेवेंट, दैट इज नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। I hope this is clear. Okay, this is number one entry. Number two, if expenses are paid by the partner privately, obviously कोई entry नहीं होगी पार्टनर ने अगर privately expenses दिए हुए। लेकिन कभी ऐसा हो गया कि फर्म ने बोला कि देखो पार्टनर तुम्हें इतना रेम्यूनरेशन मिल रहा है 10,000, मैं ऐसे सेम एग्जांपल पे स्टिक करती हूँ, और जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस होंगे वो तुमको बेयर करने हैं। लेकिन फर्म ने से उसने 10,000 रुपए तो ले लिए, लेकिन जिस दिन डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस पे करने की बारी आई उसने क्या किया, फर्म ने सब फर्म के अकाउंट से पे करवा दिया, बोला कि मेरे उसमें से बाद में सेटल कर लेना। अगर फर्म के अकाउंट में से उसने उस एक्सपेंस को पे करा दिया तो फर्म क्या लिखेगी, फर्म तो रियलाइजेशन अकाउंट पे लिख नहीं सकती, क्यों, क्योंकि फर्म तो ये एक्सपेंस बेयर ही नहीं करने वाली थी। कौन बेयर करने वाला था, पार्टनर बेयर करने वाला था। फर्म का क्या खर्चा था, फर्म का खर्चा था वो रेम्यूनरेशन या कमीशन जो वो उस कंसर्न पार्टनर को दे रही थी, तो फर्म रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले सकती है। ये एक इकलौता ऐसा केस है जहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाते। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, जब फर्म किसी पार्टनर के बिहाफ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करती है तो फर्म उस पार्टनर को अपना डेटर बना लेती है। देखो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया, और हमने क्रेडिट साइड में क्या लिखा, कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि ये फर्म के अकाउंट से ये पैसे गए थे तो फर्म ने क्या किया है उसको क्रेडिट में लिखा हुआ और उस पार्टनर को डेबिट किया, मतलब कि उसका जब फाइनल सेटलमेंट होगा तो उस समय उसको इतना अमाउंट कम दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, आपको समझ में आ रहा है। मैं एक बार विदाउट मूविंग अहेड में पीछे जाकर के रिवीजन करा देती हूँ, सो दैट देखो मैं रिवीजन भी कराते जा रही हूँ इसमें, और आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम एफर्ट फ्रॉम योर साइड कि अगर मैं आपके लिए इतना एफर्ट लगा रही हूँ तो आप लोग भी इतना ही एफर्ट लगाइए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से रिवाइज करिए। देखिए जब सिंपल एक बात लिखी होती है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर सो एंड सो अमाउंट 5,000 10,000 2,000 व्हाटएवर, और कुछ भी नहीं लिखा है किसे इसे बेयर करना था, किसने इसको पे किया, देन आप बहुत सिंपल काम करते हैं, आप हमेशा एक ही assumption रखते हैं दैट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर borne and paid by the firm। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, resolution expenses are borne and paid by the firm। ओके, कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा हमारी assumption यही रहने वाली है, और हम एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फर्म के बैंक अकाउंट से ये पैसा चला गया, हमेशा यही assumption रहेगी। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फर्म को ही बेयर करना था रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, बट some of the partner has paid those expenses, in that case realization account का डेबिट होता है, लेकिन उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि उसके फाइनल सेटलमेंट के वक्त हम उसे ये अमाउंट रीएम्बर्स कर देंगे, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता है, जबकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म। ओके चलिए, फिर हमने देखा कि अगर फर्म कोई फिक्स्ड रेम्यूनरेशन दे रही है किसी पार्टनर को और उसी पार्टनर को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर करना है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने ही पे किए होंगे, उसके लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं होगी, लेकिन फर्म ने जो रेम्यूनरेशन या कमीशन दिया उस पार्टनर को उसके लिए सेम एंट्री होगी जो कि प्रीवियस केस में हुई थी। व्हाट इज दैट एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अगर उस पार्टनर ने ऐसा किया कि फर्म से ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर करवा दिए, पे करवा दिए, जो कि एक्चुअली उसको पे करने थे, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस द एंट्री विल बी कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आएगा। ये एक लौता ऐसा केस है जहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं होता है, रीजन बीइंग कि फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं, फर्म का एक्सपेंस है नहीं तो वो अपने रियलाइजेशन अकाउंट में उसको नहीं डालेगी, लेकिन सिंस फर्म के अकाउंट से ये पैसा चला गया है तो कहीं तो इसको लिखेगी ना, वो क्या करेगी, पार्टनर को अपना डेटर बना लेगी और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इसको लिख दिया जाएगा। चलिए मूविंग अहेड, यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं जिसको पढ़ के आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000 रुपीज, पहला जो एग्जांपल है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसको बेयर करने थे, फर्म को बेयर करने थे, पार्टनर को बेयर करने थे, किसने पे किया। तो जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था, व्हेन नथिंग इज रिटर्न इट इज अज्यूम्ड दैट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड एंड बोर्न बाय द
फर्म, राइट। तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट एज द केस में भी, और ये एंट्री पास हो जाएगी। सेकंड है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि पार्टनर एक्स को ये रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बेयर करने थे, यस नहीं लिखा है, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि हम लोगों ने पार्टनर से पे करवाया बट एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फर्म की थी, फर्म हैड टू बेयर बट पार्टनर हैज पेड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर कंसर्न पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए मूविंग अहेड, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, मतलब फर्म ने ये एग्रीमेंट किया हुआ था पार्टनर के साथ कि देखो पार्टनर तुमको ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने हैं, लेकिन जब एक्चुअल पेमेंट की बारी आई तो पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर ने फर्म के बैंक अकाउंट से पे करवा दिया। तो ऑब्वियसली फर्म क्या करेगी, फर्म अपने अकाउंट से अभी तो पे कर देगी, लेकिन बाद में पार्टनर का जो फाइनल सेटलमेंट है उससे ये अमाउंट को कम कर दिया जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाई द एंट्री विल बी, ये इकलौता ऐसा केस है जहां पे रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये फर्म का बैंक अकाउंट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट केस आया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000 वर पेड बाय फर्म and Mr. X, one of the partners, has to bear these expenses। ये तो ऊपर वाला ही केस है मैम, यस ये ऊपर वाला ही केस है। यहाँ पर क्या हुआ, पार्टनर को बेयर करने थे और पार्टनर ने क्या करवा दिया, पार्टनर ने फर्म से पे करवा दिए इन एक्सपेंसेस को। तो अगेन वही वाला केस है जहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आता है, जो पार्टनर है उसको हम डेटर बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास होगी यहाँ पे। नेक्स्ट केस है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 rupees were paid by firm and 8,000 were to be borne by the firm and balanced by Maruti a partner। ये है इंपॉर्टेंट केस, इसको मार्क करके रखिए, ये इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इनिशियली आप कंबाइंड एंट्री पास करने की जगह 2 सेपरेट जर्नल एंट्रीज भी पास कर सकते हैं। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 20,000 के, वो लाइन अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पहले ये देखना है कि इसमें से कितने एक्सपेंसेस किसको देने थे। तो नेक्स्ट लाइन में वो जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है उसमें लिखा हुआ है 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बाय मारुति अ पार्टनर। तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए अमाउंटेड पेड बाय फर्म, ये पेड बाय फर्म, फर्म ने पूरे के पूरे 20,000 पे कर दिए। अब देखो अब हम बात करें रियलाइजेशन अकाउंट की, तो रियलाइजेशन अकाउंट में फर्म क्या लिखेगी, फर्म तो वही एक्सपेंस लिखेगी जो फर्म को एक्चुअली बेयर करना था। फर्म को कितना बेयर करना था, फर्म को बेयर करना था 8,000 रुपीज, तो फर्म लिखेगी 8,000 रुपीज यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में। ये जो कंबाइन एंट्री लिखी है उसको मैं तोड़ के आपको 2 एंट्री बता रही हूँ, आप कंबाइन एंट्री भी लिख सकते हैं, बट मैंने सोचा इनिशियल लेवल पे मैं आपको 2 अलग एंट्री भी बता दूं। ओके, तो 8,000 रुपीज फर्म को बेयर करने थे, फर्म अपने रियलाइजेशन अकाउंट में लिख लेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बाकी कि जो बचे हुए 12,000 रुपीज है उसका क्या, वो तो पार्टनर को बेयर करने थे, लेकिन फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पर उन एक्सपेंसेस को पे कर दिया। तो एम्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू बैंक, हम उस पार्टनर को उतने अमाउंट से क्या कर लेंगे, डेटर बना लेंगे, 12,000 रुपीज यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 एंट्रीज पास कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन पास अ कंबाइंड एंट्री आल्सो लाइक दिस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट मारुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फर्म अपने रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ 8,000 रुपीज लिखेगी, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, सो ये है सब कुछ अबाउट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देयर आर फ्यू मोर केसेस, वहां पे लिखा हुआ है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 एंड 8,000 वर बॉर्न by the firm and balanced by Maruti a partner, expenses were paid by Maruti। अभी क्या किया, मारुति ने फर्म के बिहाफ पे एक्सपेंसेस पे कर दिया। अब यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, अच्छा मारुति ने पूरा पे कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कैपिटल अकाउंट 20,000 लिख के आ जाते, अरे नहीं भाई, उसमें से फर्म को कितना देना है, मारुति को, फर्म को तो 8,000 रुपीज ही देना है, बाकी तो मारुति को खुद ही बेयर करना था, उसने खुद पे किए, तो उसके लिए तो नो एंट्री होती है ना, वो हमने पढ़ा है। तो एंट्री तो आप सही बोल रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब फर्म के बिहाफ पे पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करता है तो यही एंट्री होती है, लेकिन अमाउंट याद रखिएगा कि 20,000 का अमाउंट यहाँ नहीं आएगा, 8,000 का आएगा, क्योंकि ओनली 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, बाकी के 12,000 तो उसे खुद ही बेयर करने थे, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है। ठीक है, चलिए वन मोर एंट्री, Sudhir, a partner, was allowed a remuneration of 10,000 rupees to carry out the dissolution of the firm, and he was to bear all the expenses of realization amounted to 16,000। and वो expenses किसने पे कर दिए, वो expenses firm ने पे कर दिए। अब यहाँ पर 2 एंट्री पास होंगी, यहाँ पर 2 एंट्री, एक तो होगा फर्म जो एंट्री पास करेगी वो रियलाइजेशन अकाउंट
को डेबिट करेगी और टू बैंक या कैश एंट्री पास करेगी। कितना, फर्म ने कितने अमाउंट का एक्सपेंसेस, 10,000 का उसको रेम्यूनरेशन है, सॉरी यहाँ पे टू बैंक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टू, अच्छा ये वाली एंट्री की तरफ ना आप लोग ध्यान मत दीजिए, थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है आपको। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल अकाउंट, ये सुधीर का कैपिटल जो है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको क्रेडिट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 10,000, और ये 10,000 किसका लिख रहा है, ये जो रेम्यूनरेशन उसे पे करना था, ठीक है, 10,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन पे करना था, उसकी एंट्री है। फिर ये जो 16,000 रुपीज पेड बाय द फर्म कर दिया, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है, मतलब रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आए थे 16,000 रुपए, वो फर्म ने पे कर दी। अब फर्म क्या दो बार पेमेंट करेगी, पार्टनर को भी रेम्यूनरेशन दे दे और 16,000 के एक्सपेंसेस भी पे कर दे, नहीं, जो पेमेंट कर रही है अभी वो बाद में फाइनल पेमेंट ऑफ पार्टनर में से कट कर लेगी। मतलब कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि पार्टनर को क्या बना दिया जाएगा, पार्टनर को यहाँ डेटर बना दिया जाएगा, तो हम यहाँ पे सुधीर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने अमाउंट से, 16,000 रुपीज से डेबिट कर देंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पर 16,000 आएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये कंबाइन एंट्री पास करना है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। ओके, तो आप इसे 2 एंट्री करके इसी तरह से लिख लीजिए, वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और इसे लिख लीजिए, क्योंकि ये 2 एंट्री पास करना ही ज्यादा अच्छा है। इंस्टेड ऑफ लूजिंग सम मार्क्स, इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए, यहाँ पे फ्यू सेकंड्स ही जाएंगे आपके 2 एंट्रीज पास करने के लिए, वैसा कर लीजिए। चलिए, going back to the next one, Ravi, a partner, is allowed a remuneration of 15,000 for dissolution work, and he has to bear all the expenses of realization which amounted to 5,000, and these are paid by firm. Again, ऊपर वाले केस जैसा ही है, यहाँ पर हमारी पहली वाली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं रवि का पूरा नाम नहीं देख रही हूँ, रवि को कितना देना था, 15,000 रुपए, रेम्यूनरेशन इज टू बी पेड 15,000 रुपीज टू रवि, और हम लोगों ने, फर्म ने मतलब रवि के बिहाफ पे पे कर दिया, तो हम रवि को अब क्या बनाएंगे, रवि के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, उसको डेटर बनाएंगे 5,000 रुपीज के लिए, और फर्म ने कितना पे कर दिया, फर्म के कैश या बैंक अकाउंट से फर्म ने पे कर दिया है 5,000 रुपीज। तो इस तरीके से एंट्री होगी इसकी, यहाँ पर भी आप इस कंबाइन एंट्री को इग्नोर कर दीजिए, आप ऐसे 2 अलग अलग एंट्रीज पास करेंगे। चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट केस देखिए, अनिल, अ पार्टनर, पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,500 पेड बाय द फर्म। अगेन वैसे ही एंट्री आ रही है जैसे पहले किया था। एंट्री नंबर 1 जो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि, अनिल है यहाँ पे, अनिल कैपिटल अकाउंट 20,000 से हम एंट्री पास करेंगे, और सेकेंड एंट्री जो होगी अनिल का कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और टू कैश या बैंक लिखेंगे 7,500। ओके, इस तरह से एंट्री होगी। अब मैं पूरी एंट्री आपको लिख के नहीं बता रही हूँ, अगेन यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी कंबाइन एंट्री को इग्नोर कर दीजिए। फिर से देखिए, और इस तरह करके, सुनील, अ पार्टनर, पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 9,000 पेड बाय हिम। तो भाई जो एक्सपेंस उसी को बेयर करने थे उसी ने पे कर दिया, उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ एंट्री किसकी होगी, 25,000 रुपीज की एंट्री होगी। सो सिंपल, क्या एंट्री है देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट। ओके, अच्छा, पेड बाय हिम लिखा है, ये गलत है, पेड बाय फर्म होता तो एंट्री पास होती। यहाँ पर अमाउंट जो है 25,000 रुपीज का है। लेट मी चेक, ओ एक मिनट रुकिए, नहीं नहीं एंट्री तो सही है मैम, आपने इंटरप्रिटेशन गलत कर लिया। यस, मैम से भी गलती हो जाती कभी कभी। यहाँ देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बच्चों आप लोगों को बताना है कि देखो, फर्म अगर कोई डिसोल्यूशन का रेम्यूनरेशन देती है या कमीशन देती है, तो हमें अपने आप से ये अज्यूम नहीं करना है कि हाँ उसी पार्टनर को ना रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी बेयर करने थे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी असम्पशन आप नहीं लेंगे। आपको हमेशा रीड करना है क्वेश्चन में कि क्या ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो रेम्यूनरेशन या कमीशन दिया जा रहा है उसमें उस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जा रही है कि उसको ये भी देना है, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस भी देना है। अगर हाँ, तो फिर डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस की अलग से कोई एंट्री नहीं होगी, एज लॉन्ग एज दैट पार्टनर इज पेइंग इट। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि किस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी
ये डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस बेयर करना, देन हम यही अज्यूम करेंगे, जो हमारी जनरल अजम्पशन होती है कि डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस को फर्म को ही बेयर करना है। और अगर ऐसा लिखा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि इस पार्टनर ने पे कर दी, तो हमारी अजम्पशन ये हो जाएगी दैट पार्टनर हैज पेड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फिर से समझो मैं क्या बोल रही हूँ, कि अगर ऐसा लिखा है, देखिए अगर इस लाइन को मैं दोबारा से रीड करूँ, सुनील अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन 20,000 25,000, इसके बाद लिखा है क्या कि उसको डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस भी बेयर करने थे, नहीं लिखा है। इसका मतलब ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्म डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस बेयर करे। लेकिन इस सुनील ने क्या किया, 9,000 रुपीज के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वो पेड बाय हिम। तो अगर उसने पे किया तो हम क्या समझेंगे कि ये 9,000 के एक्सपेंसेस he has paid on behalf of firm, firm के बिहाफ पे उसने ये एक्सपेंसेस पे कर दिए, ऐसा हमारा अजम्पशन होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम लोगों को इस 9,000 रुपीज के लिए इस पार्टनर को क्या बनाना है, क्रेडिटर बनाना है, और ऑब्वियसली 25,000 तो पे करना ही करना है। तो हम यहाँ पे जो एंट्री पास करेंगे, एक ही एंट्री होनी है दोनों केसेस में, फर्स्ट केस 25,000 के लिए भी एंड 9,000 के लिए भी, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक साथ 34,000 रुपीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, जिसको थोड़ी देर मैंने गलती से बोल दिया था गलत लिखा है, गलत नहीं है, सही है। इसकी 2 बार एंट्री भी पास कर सकते हैं, लेकिन कोई सेंस नहीं, क्योंकि दोनों बार एक ही एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, एंड we are going to write the amount differently, 25,000 and 9,000 रुपीज। उससे अच्छा एक ही बार एंट्री पास कर दीजिए। आई होप दिस इज क्लियर, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट केस है। फिर है नेक्स्ट, विजय अ पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 एंड दिस वर पेड एंड बॉर्न बाय हिम। पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 के पे किए एंड उसी को पे करने थे, उसी ने बेयर करे। अगर उसी को पे करने थे और उसी ने बेयर करे, तो ये तो फर्म का खर्चा ही नहीं है, इसके लिए फर्म अपनी बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करेगी। रवि अपनी बुक में एंट्री पास, विजय अपनी बुक में एंट्री पास करेगा, एंड हम लोग कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आंसर होता है नो एंट्री, और आपको ये लिख के आना है नो एंट्री, अगर जनरल एंट्री का क्वेश्चन आया तो, क्योंकि अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है लोन। लोन का भी अकाउंट बनाने के लिए भी लेजर आपसे पूछा जाता है, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज आती है। दिस अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर डिसोल्यूशन का चैप्टर, जो कि हम लोगों को काफी डिटेल में कवर करना होगा और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। ठीक है, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड हम लोग फिर मिलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे टैकल किया जाता है। तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे।